हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का फिर से एक बार हेल गार्डन में स्वागत है। यह है बीडीटीएच नोवेल का एपिसोड नंबर 224 और इसमें जियान की पावर्स एकदम खतरनाक लेवल पे पहुंचने वाली हैं। तो इसे बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। जो चैनल पे नए आए हैं वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, जैसे फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलो पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। जैसे पिछले पार्ट की शुरुआत होती है, एंसेस्टर शाओज़ान होते हैं उस ब्लड पॉन्ड में। अगर आप सभी को नहीं पता तो एंसेस्टर शाओज़ान के साथ साथ जियान और जुनर दोनों शाओज़ान की टूम के अंदर थे। वो अपनी हैंड सीज को चेंज करते हैं, उनकी बॉडी से बड़ी लाइट्स रिलीज होने लगती है। बहुत ही तेजी से वो एज होने लगे थे। वहीं पे पूल का वो क्लियर वाटर एकदम ब्लडी रेड हो जाता है। कुछ समय के बाद एंसेस्टर शाओज़ान की अपीयरेंस हो गई थी एकदम बूढ़े इंसान जैसी, और वो क्लियर पॉन्ड एकदम ब्लड पूल बन जाता है। एंसेस्टर शाओज़ान जियान से कहते हैं तुम्हें पूल में एंटर करके ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करना होगा। इस पहली प्रोसेस को कहा जाता है ब्लड चेंजिंग। जैसे तुम्हारी बॉडी का ऑर्डिनरी ब्लड चेंज होके उसे ब्लड लाइन स्ट्रेंथ वाला ब्लड रिप्लेस करेगा। ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थी। जियान पॉन्ड के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके बाद शुरू हो जाता है अब्जॉर्प्शन। उस ब्लड पॉन्ड में काफी बड़ा स्वर्ल क्रिएट होता है। इसके सेंटर में था जियान। ब्लड पॉन्ड में से ब्लड रेड एनर्जी उसकी पोर्स में लगातार एंटर करने लगती है। ये प्रोसेस बहुत ही इंटेंस पेन से भरी हुई थी। अगर जियान का स्टेट ऑफ माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो शायद वो इसे बिल्कुल इंड्योर नहीं कर पाता। जियान के ऐसे पेनफुल एक्सप्रेशन को देख के जुनर और एंसेस्टर शाओज़ान काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अच्छी बात है कि जियान अपनी दांती मीज के इंड्योर करता रहता है। इस तरीके से एक साल निकल गया था। अब बारी आती है ब्लड फ्यूजन की, यानी कि ब्लड लाइन स्ट्रेंथ जियान के खून में एसिमुलेट होगी। जब शाओक्लान की ब्लड लाइन जियान की बॉडी में एंटर करती है तभी जियान के शरीर से एक पर्पल गोल्ड लाइट बाहर आई थी। इसे देख के एंसेस्टर शाओज़ान एकदम चौंक जाते हैं। वो कहते हैं ये तो ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि जियान की बॉडी में चीज कहाँ से आई है। अब क्योंकि ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन में एकदम 2D लेवल की ब्लड लाइन है, इस वजह से दोनों ब्लड लाइन्स बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं लेती। और अगर मामला ऐसे ही कंटिन्यू होता रहा तो फिर जियान सीरियसली इंजर्ड भी हो सकता है। ऐसे सीन को देख के एंसेस्टर शाओज़ान जुनर की हेल्प मांगते हैं। वो कहते हैं जियान के लिए तुम्हें गोकुलन की थोड़ी सी ब्लड लाइन डोनेट करनी होगी। हालांकि एकदम क्रेजी डिमांड है, लेकिन जब बात होती है जियान की तो फिर जुनर भी बिल्कुल पीछे नहीं हटती है। वो तुरंत अपनी कलाई में से खून को बाहर निकालती है। ये खून उसकी गोकुलन की ब्लड लाइन को कंटेन करता था। एंसेस्टर शाओज़ान इस गोकुलन की ब्लड लाइन को जियान की बॉडी में एंटर करवा देते हैं, जिसके बाद ये तीनों ब्लड लाइन एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देती है। लेकिन शाओज़ान की प्रिसाइज कंट्रोल की वजह से जियान फाइनली एक नई ब्लड लाइन को एक्वायर करता है। इस प्रोसेस के बाद बारी आती है एंसेस्टर शाओज़ान की स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने की, जिसे उन्होंने अपनी डेथ के पहले इस पॉन्ड के अंदर सील किया था। जियान को स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करने में करीब 1.5 साल लग जाता है। एक समय की बात है जब जुनर अपनी ट्रेनिंग में बिजी थी और एंसेस्टर शाओज़ान भी रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी पॉन्ड के अंदर की एनर्जी एकदम वायलेंट हो जाती है। अब तक वो ब्लडी रेड पॉन्ड भी एकदम क्लियर हो चुका था। ये समय होता है जियान की स्ट्रेंथ के इंक्रीज करने का। जियान जो कि 6 स्टार दोजन के लेवल पे होता है, उसकी स्ट्रेंथ कुछ ही समय के अंदर 8 स्टार को क्रॉस कर लेती है। देखते देखते वो पहुंच जाता है 9 स्टार के पीक पे। ऐसे सीन को देख के एंसेस्टर शाओज़ान और जुनर दोनों बहुत परेशान हो गए थे। एंसेस्टर शाओज़ान बोलते हैं अगर तुम स्ट्रेंथ की लालच में आ जाते हो तो फिर तुम्हारी फ्यूचर की अचीवमेंट्स यहीं पर रुक जाएंगी। तो हमारी शाओक्लान की लास्ट होप हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में चलो हम इस एपिसोड में जानते हैं। शाओज़ान और जुनर जो कि पूल के आउटसाइड खड़े हुए होते हैं, उनकी आंखें जियान के ऊपर पॉज्ड होती हैं। उन दोनों के चेहरों पे सीरियसनेस और नर्वसनेस दिखाई देती है। अभी एंसेस्टर शाओज़ान ने अपने हाथों को क्लेंच कर लिया था। वो कहते हैं जियान तुम अपनी रैशनैलिटी को खो नहीं सकते हो। जब दोनों और भी एंग्शियस होते जा रहे थे तभी जियान की बॉडी में से एक बैंग वाला मफल साउंड सुनाई देता है। दोनों लोग देखते हैं कि जियान का चेहरा एकदम पर्पल रेड हो गया है और उसका ऑरा वापस से डिक्रीज होने लगा है। जियान के रैपिड तरीके से वीक हो रहे ऑरे को सेंस करके जुनर और शाओज़ान रिलीफ फील करते हैं। अच्छी बात है कि इतनी बड़ी टेम्पटेशन के सामने भी जियान ने अपने रैशनल थॉट्स को मेंटेन किया है। जियान का ऑरा काफी तेजी से डिमिनिश होता है। कुछ ही मिनट्स के अंदर उसका ऑरा 9 स्टार पीक दोजन से 6 स्टार पे वापस लौट चुका था। लेकिन इस 6 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ से पिछले वाले 6 स्टार दोजन जियान की स्ट्रेंथ बिल्कुल कंपेयर नहीं करी जा सकती। भले दोनों लेवल्स काफी सिमिलर हो, लेकिन दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। शाओज़ान सरप्राइज से भरी आवाज में कहते हैं इस लड़के ने काफी रूथलेस तरीके से अपनी ब्लड लाइन को सप्रेस किया है, लेकिन काफी जल्दी रिबाउंड होने वाली है। सच में एंसेस्टर शाओज़ान ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान अपनी पीक 9 स्टार दोजन की स्ट्रेंथ को वापस से 6 स्टार तक सप्रेस कर लेगा। उनके दिमाग में जस्ट ये सभी थॉट्स चल ही रहे होते हैं तभी जियान का ऑरा जो कि सप्रेस हो चुका होता है वो फिर से रिबाउंड करना शुरू कर देता है। लेकिन इस रिबाउंड की स्पीड इस बार जियान कंट्रोल कर रहा था, इस वजह से स्पीड काफी स्लो होती है। जियान का ऑरा स्लोली राइज होता है। पीक ऑफ 6 स्टार, 7 स्टार, पीक ऑफ 7 स्टार, 8 स्टार, 9 स्टार। ये रिबाउंड होकर
होकर फिर से 9 स्टार तक पहुंच गया था, लेकिन दोबारा से पीक ऑफ 9 स्टार के लिए नहीं आता। लेकिन जब जियान का ऑरा 9 स्टार तक पहुंचा था, हम उसके एक्सप्रेशन को चेंज होते हुए देखते हैं। वो उसे फिर से फोर्सफुली सप्रेस करता है, लेकिन जैसे ही उसका ऑरा पीक ऑफ 7 स्टार तक पहुंचता है, वो ऑरे को इससे नीचे सप्रेस नहीं कर पाता। जियान के ऊपर और नीचे जा रहे ऑरे को सेंस करके एंसेस्टर शाओजॉन नोट करते हैं। वो कहते हैं एनर्जी कुछ ज्यादा ही टेंस है, हालांकि अभी भी रिबाउंड के चांसेस है, लेकिन ये रिबाउंड लास्ट होने वाला है। सामने के सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे चीजें पूरी तरीके से जियान के कंट्रोल में है। इसकी वजह से शाओजॉन को चिंता नहीं होती। सच में वो जियान की परफॉर्मेंस को देख के काफी सेटिस्फाइड है। साइड में बैठी जुनर भी स्माइल करके नोट करती है। जियान के द्वारा अब्सॉर्ब करी हुई एनर्जी कुछ ज्यादा ही डेंस है, लेकिन ऐसी डेंसिटी की वजह से उसकी दुई काफी थिन हो चुकी थी। इसे दोबारा से कंप्रेस करने की जरूरत थी, जिससे दुई दोबारा से अपनी डेंसिटी को वापस पा सके। ब्लब ब्लब का साउंड करते हुए पूल में से लगातार बबल्स बाहर आते हैं। एक मोमेंट के लिए पॉज होने के बाद जियान का ऑरा फिर से राइज होने के साइंस को शो करने लगता है। 5 मिनट के अंदर ही फटाक से 7 स्टार को ब्रेक करके 8 स्टार पे पहुंच जाता है। फाइनली जब जियान का ऑरा 8 स्टार के पीक को टच करता है, शाओजॉन सेंस करते हैं कि यहीं पे हॉल्ट हो गया है। जियान को अपने ऑरा को स्टेबलाइज करते हुए देख जुनर और शाओजॉन काफी रिलीफ फील करते हैं। वो कहते हैं पीक ऑफ 8 स्टार, जियान की स्ट्रेंथ 2 स्टार से बढ़ गई है। अच्छी बात है कि ये लेवल जियान के कंट्रोल के अंदर होना चाहिए। भले जियान के सामने काफी डेंस एनर्जी हो, लेकिन उसने अपने लिए सबसे सूटेबल इक्विलिब्रियम को ढूंढा है। जब जियान का ऑरा पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो गया था, तो उसकी दोनों आंखें जो कि पिछले 1.5 साल से बंद होती हैं, हम उन्हें ट्रेम्बल होते हुए देख सकते हैं। एक मोमेंट के बाद वो फाइनली शाओजॉन और सुनर के सामने ओपन हो गई थी। जैसे ही जियान अपनी आंखों को खोलता है, उनमें से तुरंत ही पर्पल लाइट बीम शूट होती है। इस लाइट पर की पीछे की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक थी कि हॉल के अंदर का एक बड़ा सा पत्थर एकदम पाउडर में बदल जाता है। बाहर शूट हुई लाइट कुछ समय बाद डिमिनिश हो जाती है, लेकिन अब जियान की काली आंखों में एक ट्रेडिशनल पर्पल रेड कलर आ गया था। इसकी वजह से वो काफी ज्यादा अनयूजुअल सी लगती है। फू साउंड के साथ जियान अपने मुंह से गर्म हवा को एक्सहेल करता है। अपने शरीर के अंदर समुद्र जैसी दुखी को सेंस करके जियान के अंग अंग में खुशी फैल जाती है। तुरंत एक क्लियर ड्रैगन और फिनिक्स की आवाज उसके मुंह से बाहर आई थी। हॉल में गूंजा ये रोर एकदम थंडर की तरह होता है। इसकी वजह से पूरा हॉल कांप जाता है। रोर की आवाज काफी समय तक गूंजती रही थी, जिसके बाद ग्रेजुअली डिसअपीयर हो जाती है। तभी हमें सुनाई देती है जियान के हंसने की आवाज। वो कहते हैं हाँ कितनी रिफ्रेशिंग फीलिंग है। उसके हाथ वाटर की सरफेस पे जाकर टकराते हैं। जियान की बॉडी एक ही फ्लैश में बाहर आ जाती है। वो जेंटल तरीके से ब्लड पूल के साइड में लैंड हो गया था। एक फ्राइटिंग सा पावरफुल ऑरा जिसे और भी इंक्रीज नहीं किया जा सकता, वो चारों तरफ फैलता है। जियान को अपनी रिट्रीट से स्मूथली बाहर आते हुए देख जुनर के चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल आती है। वो कहती है बिग ब्रदर जियान कांग्रेचुलेशंस। जियान स्माइल के साथ अपनी कमर को स्ट्रेच करता है। जैसे वो अपने हाथ से रैंडमली अपने सामने ग्रैब करता है, हम स्पेस को बेंड होते हुए देखते हैं। अपने शरीर के अंदर ऐसी मैजेस्टिक एनर्जी को पाके अब जियान को इतना कॉन्फिडेंस आ चुका था कि अगर उसकी फाइट दोबारा से गुयाओ से होती है, तो वो बिना किसी दो स्किल का यूज करे हुए बस 20 एक्सचेंज में गुयाओ को हरा देगा। एक पीक 8 स्टार दोजन। अगर ऐसे लेवल की बात करिए तो अभी का जियान ऑलरेडी गुयाओ, गोहुआ और बाकी के एंशिएंट क्लैंस के जीनियस से कैच कर चुका है। जियान की नजरें जाती हैं साइड में खड़े एंसेस्टर शाओजॉन की तरफ, जो कि अब काफी ओल्ड से दिख रहे थे। अपने हाथों को वेव करने के बाद वो बिना हेजिटेट करे अपने घुटनों पे आ जाता है। जियान डीप आवाज में कहता है एंसेस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर शाओजॉन की सीनियरिटी की बात ना भी करी जाए, तब भी शाओजॉन ने खुद को ऐसे स्टेट में बदल के इतने सालों तक शाओ क्लैन की लास्ट ब्लड लाइन को प्रिजर्व करते रहे हैं। वो जियान की रिस्पेक्ट के बिल्कुल वर्दी थे। जियान को देख के शाओजॉन के चेहरे पे प्लीज स्माइल आती है। वो जेंटल तरीके से जियान को नीचे से ऊपर उठाते हैं। वो कहते हैं इस समय शाओ क्लैन के पास दोबारा से राइज होने के चांसेस हैं। मेरे इतने सालों का इंतजार बिल्कुल वर्थवाइल रहा, लेकिन तुम्हें इस बार सबसे ज्यादा थैंक यू तो अपनी छोटी सी गर्लफ्रेंड को करना चाहिए। अगर वो हेल्प नहीं करती तो फिर तुम 3 तरीके की ब्लड लाइन को मर्ज नहीं कर पाते। जियान चौंक जाता है। तुरंत ही उसकी नजरें जाती है स्माइल कर रही जुनर की तरफ, जो कि उसे देख के अपने सिर को हिलाती है। जियान नेचुरली उसकी मीनिंग को समझ रहा था। वो दोनों के बीच में ऐसा क्लियर डिवाइड नहीं करना चाहती थी। जियान अपने दिल में काफी वार्म फील करता है। आखिर ऐसी वुमन को पाने के बाद उसे इस लाइफ में क्या रिग्रेट रह गया है। तभी एंसेस्टर शाओजॉन, जिनका चेहरा काफी सोलम था, वो डीप आवाज में कहते हैं जियान अभी तुम्हारे हार्ट के अंदर एक नई ब्लड लाइन का सीड प्लांट हो चुका है। तुम्हें इसे बहुत ही ध्यान से प्रोटेक्ट करना होगा। इसे तुम डैमेज बिल्कुल नहीं होने दे सकते। अगर तुम दूसरी क्लास में पहुंचना चाहते हो तो तब ये बहुत ही क्रिटिकल रोल निभाने वाला है। वो ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ कंटिन्यू करते हैं। अगर तुम सच में दूसरी क्लास में पहुंच पाते हो तो शाओ क्लैन के क्लैन मेंबर की बॉडीज के अंदर की जो बिस्टेड ब्लड लाइन है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी और तो ब्लड लाइन पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। शाओ क्लैन को दोबारा से रिवाइटलाइज करने की बस यही होप है। जियान चुपचाप से नोट करता है। हम जियान को अपने चेस्ट को रब करते हुए देखते हैं। वो खुद अपनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हार्ट बीट्स को फील कर पा रहा था। हर बार जब भी उसका दिल धड़कता था, उसकी दुखी में एक पावरफुल रिपल फैलती थी। एंसेस्टर शाओजॉन कहते हैं एडिशनली तुम्हें हन क्लैन से बहुत ही केयरफुल रहना होगा। मैं इनसे कई बार कांटेक्ट में आ चुका हूँ और ये क्लैन बहुत ही मिस्टीरियस और स्ट्रेंज है। इवन जब शाओ क्लैन पीक पे था तब भी हम इनसे बस इक्वली फाइट कर पाते थे। 8 एंशिएंट क्लैंस में एक बार शाओ क्लैन पीक पे था। उस समय शाओ क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था और गू क्लैन का नंबर 2nd होता है। लेकिन
सबसे अनयूजुअल की बात करिए तो वो हनक्लैन नहीं था। मेरी गैस के हिसाब से हनक्लैन की स्ट्रेंथ इवन गूक्लैन से भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग ही होगी। शाओजोन का एक्सप्रेशन काफी सॉलम था। पहले जब शाओक्लैन और हनक्लैन के बीच एक बड़ी बैटल हुई थी, उसमें शाओक्लैन ने कई हेल्पर्स को इन्वाइट किया था, फिर भी उनका कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इससे ये बात प्रूव होती है कि आखिर ये हनक्लैन कितना पावरफुल है। और तो और हनक्लैन की हिस्ट्री काफी लंबी है, लेकिन अभी तक उनकी ब्लड लाइन बिल्कुल एग्जॉस्ट नहीं हुई। इस चीज को शाओजोन कभी समझ नहीं पाए। अल्टीमेटली जब उनकी मौत हुई तब भी उसके आंसर को हासिल नहीं कर पाए। शाओजोन के ऐसे शब्दों को सुन के जुन्नर और जियान के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज होते हैं। जुन्नर अपने गूक्लैन की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से क्लियर थी। पिछले कई सालों में गूक्लैन और हनक्लैन के बीच में कई बार फाइट हुई है, उसमें जुन्नर के हिसाब से मैक्सिमम टाइम गूक्लैन की जीत हुई है। इस वजह से जब शाओजोन कहते हैं कि हनक्लैन गूक्लैन से भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, वो इस चीज के ऊपर बिलीव नहीं कर पा रही थी। जब एंसेस्टर शाओजोन, जियान और जुन्नर के आईब्रोज को नेट होते हुए देखते हैं, वो साय करके कहते हैं हाँ ये बात सही है कि 8 एंशिएंट क्लैंस में गूक्लैन सबसे ज्यादा स्टेबल है, लेकिन हनक्लैन कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। इस कॉन्टिनेंट में शायद ही ऐसा कोई हो जिसे हनक्लैन की पूरी तरीके से समझ हो। वो कहते हैं फिर भी चाहे कुछ भी हो, जब तक तुम दोशियन क्लास में नहीं पहुंचते तुम्हें केयरफुल रहना होगा। तो अपने हाथ में तोशी एंशिएंट गॉड जेड को पोजेस करते हो, हनक्लैन के मेंबर्स तुम्हें जरूर ढूंढेंगे। ये सुन के जियान नोट करता है। वो इस बात को अच्छे से समझता था, रिगार्डलेस बात हो पुरानी ग्रजेस की या फिर कोई पर्सनल इश्यूज हो, हनक्लैन के मेंबर्स जियान को आसानी से नहीं आने दे सकते। बट सीन कुछ ऐसा है कि जियान भी पीछे नहीं हट सकता जब तक वो सच में फाइनल स्टेप तक नहीं पहुंच जाता। चाहे भले जियान को उस मिस्टीरियस हनक्लैन का सामना करना पड़े, उसके पास कदम पीछे लेने का कोई विकल्प नहीं है। शाओजोन जियान के कंधे को थपथपाते हैं। वो कहते हैं तुम्हें टूम मेंटर करे हुए ऑलरेडी 2 साल हो चुके हैं। 1 साल के बाद हेवली टूम तुम्हें खुद ही बाहर निकाल देगी। जिस तरीके से तुम्हारी स्ट्रेंथ इस कम समय में राइज हुई है, तुम्हें अच्छे से ट्रेन करके इसे यूज टू होना होगा। वो तुरंत ही अपने हाथों को क्लेंच करते हैं। उनके हाथों में एक स्क्रॉल अपीयर हुआ था, इसके ऊपर कई फ्लेम की ड्राइंग्स होती हैं। एंसेस्टर शाओजोन बताते हैं स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज का पूरा वर्जन है। ये फाइनल स्टेप को ही पोजेस करता है। अगर तुम इसे सक्सेसफुली लर्न कर लेते हो तो तुम अपने क्लैन टैटू को सक्सेसफुली क्रिएट कर पाओगे। अगर इस टेक्निक के साथ साथ शाओक्लैन की ब्लड लाइन का भी यूज किया गया तो फिर ऐसा करके तुम क्लैन टैटू की स्ट्रेंथ को एकदम लिमिट तक अनलीश कर पाओगे। शाओजोन के शब्दों को सुन के जियान की आंखें तुरंत ही स्क्रॉल पे लैंड करती हैं। उसकी आंखों में हीट फ्लैश हुई थी। स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन फाइनली उसके हाथों में आ चुका है। जियान एकदम एक्साइटेड एक्सप्रेशन के साथ शाओजोन के हाथों से स्क्रॉल को रिसीव करता है। थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद जियान पूछता है, एंसेस्टर क्योंकि आपने स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को क्रिएट किया था तो फिर तब आपके पास हेवली फ्लेम्स भी रही होंगी राइट? ये सुन के शाओजोन नोट करके साय करते हैं। वो कहते हैं उस समय मैं भी 3 तरह की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता था, लेकिन हनक्लैन के साथ फाइनल बैटल में मैंने तीनों हेवली फ्लेम्स को ब्लास्ट कर दिया। इस बात को सुन के जियान की फेस मसल्स ट्विच करने लगती है। वो अपने चेहरे के शौक को छिपा नहीं पा रहा था। एंसेस्टर शाओजोन को वहां तक फोर्स कर दिया गया कि उन्हें अपनी तीनों हेवली फ्लेम्स को एक्सप्लोर करना पड़ा। वो सच में इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि वो बैटल किस लेवल तक गई होगी, लेकिन जिस चीज को लेकर जियान सबसे अनसर्टन फील करता है वो ये थी कि आखिर तब शाओजोन 3 तरह की हेवली फ्लेम्स को कैसे कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनके पास फ्लेम मंत्रा के होने के कोई चांसेस नहीं थे। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के एंसेस्टर शाओजोन को लगता है समझ में आ गया था कि वो आखिर क्या सोच रहा है। वो हंस के बोलते हाँ तुम जिस ची मेथड को प्रैक्टिस करते हो वो सच में काफी पावरफुल है। हालांकि तुम्हारा ची मेथड मेरी लाइफ का सबसे हाईएस्ट क्लास का ची मेथड नहीं है, लेकिन इसका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत फ्राइटनिंग है। हेवली फ्लेम्स को सोलो करने पर रिलाई करके अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना, ये सच में ब्लेड के ऊपर डांस करने जैसा है। तुम्हारी ची मेथड बहुत ही डेंजरस है। एंसेस्टर शाओजोन बताते हैं, जब मैं पहले 3 तरह की हेवली फ्लेम्स को पोजेस करता था, उन तीनों को एक्चुअली मैं अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके फोर्सफुली कंट्रोल किया करता था। मैंने इन्हें सोलो करके रिफाइन नहीं किया था। कोई भी एक्सपर्ट जो कि मेरी स्टेज तक पहुंच चुका होता है वो हेवली फ्लेम्स को भी फोर्सफुली कंट्रोल कर सकता है। जियान नोट करता है। उसे फाइनली समझ में आता है कि शाओजोन ने सबसे ओवरबेरिंग मेथड का यूज करके उस समय हेवली फ्लेम्स को फोर्सफुली कंट्रोल किया होगा। शाओजोन जियान को देख के स्माइल करते हैं। वो कहते हैं जिस मेथड को तुम प्रैक्टिस करते हो वो स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए सबसे सूटेबल है। इन्हें सोलो करके रिफाइन करने से तुम अपनी हेवली स्ट्रेंथ को एकदम पिनिकल लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। ये हेवली फ्लेम्स तुमसे बिल्कुल रेजिस्टेंस फॉर्म नहीं करती। ऐसा मैं भी अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाया। शाओजोन कहते हैं क्योंकि तुम्हें स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज का कंप्लीट वर्जन मिल चुका है तो तुम्हें इसे प्रॉपर्ली स्टडी करना होगा। क्यों तुम हेवली टूम से बाहर जाने से पहले स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज के पूरे वर्जन को ट्रेन करके अपने क्लैन टैटू को क्रिएट करो। जियान नोट करने के बाद कुछ और नहीं बोलता। उसके और जुन्नर के बीच में कुछ बातें होती हैं, जिसके बाद वो बैठ के स्क्रोल को अपनी आईब्रोज के पास ले जाता है। तुरंत ही जो भी इन्फॉर्मेशन स्क्रोल के अंदर होती है उसे जियान का माइंड अब्सॉर्ब करने लगता है। ये अब्जॉर्प्शन प्रोसेस कुछ समय तक चलती रही थी। जब जियान स्लोली अपनी आंखों को खोलता है उसका चेहरा फिर से सोलम हो चुका था। अचानक से हम जियान को लाइटिंग स्पीड से हेंसीज को चेंज करते हुए देखते हैं। वो कहते हैं स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज एंड थर्ड चेंज। कुछ ही सेकंड्स के अंदर स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुकी थी। एट द सेम टाइम जियान की बॉडी का और अचानक से राइज होने लगता है। जियान के शरीर के अंदर एक बहुत ही वायलेंट दुई की सर्कुलेट होने लगती है। वेव आफ्टर वेव हीट
जियान की नसों में ट्रेवल करती है। जियान के खून के फ्लो करने की स्पीड बढ़ जाती है। उसके शार्प परसेप्शन की हेल्प से वो क्लियरली पता लगा पा रहा था कि उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर एक मिस्टीरियस एनर्जी फ्लो कर रही है और इस मिस्टीरियस एनर्जी की फाइनल डेस्टिनेशन उसकी आईब्रोज लगती है। जब उसकी बॉडी के अंदर ये मिस्टीरियस एनर्जी सेटल कर रही होती है, बाहरी दुनिया में जियान के आईब्रोज के बीच में कुछ नेचुरल लाइंस फॉर्म होने लगती हैं। जैसे ही पहली अपीयर होती है, तुरंत ही उसे दूसरी लाइन फॉलो करने लगी थी। जैसे ही थर्ड लाइन प्रकट होती है, जियान के शरीर के अंदर से एक हल्का सा ची साउंड बाहर आता है और इसी के साथ जो मिस्टीरियस लाइंस अभी अपीयर हुई थी वो तुरंत ही डिसअपीयर हो जाती हैं। इन लाइंस के गायब होते ही जियान अपनी आंखों को खोलता है। उसकी आईब्रोज नीट हो चुकी थी। हम उसकी आंखों में एक डाउट को देख सकते हैं। क्लियरली इस फेलियर का आखिर क्या रीजन है, जियान इसे समझ नहीं पाया है। जियान को इस तरीके से देख के साइड में बैठे शाओजोन इंडिफरेंट आवाज में कहते हैं, शाओ क्लैन का क्लैन टैटू 9 स्ट्रोक्स में डिवाइड किया गया है और अभी तुमने बस 3 ही स्ट्रोक्स को फॉर्म किया था। स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज को एग्जीक्यूट करने के बाद फाइनल स्टेप क्लैन टैटू को फॉर्म करने का होता है। हालांकि क्लैन टैटू हमेशा तुम्हारी बॉडी के अंदर होता है, लेकिन तुम्हें इसे एक्टिवेट करना होगा। क्लैन टैटू को सक्सेसफुली ड्रॉ करने के लिए तुम्हें एक खतरनाक लेवल की दुगी के साथ साथ एकदम एक्सक्लूसिव कंट्रोल की जरूरत होगी। तुमने कुछ समय पहले ही अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है। क्लियरली अभी तुम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए हो जब तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को फ्रीली कंट्रोल कर सको। ये सुन के जियान भी काफी कड़वाहट फील करता है। वो कहता है, क्लैन टैटू के 3 लाइंस को ड्रॉ करने में मेरी बैंड बज गई। मतलब इनका एग्जॉशन कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग था। तो फिर बैटल के बीच में से एक्टिवेट करने की किसकी हिम्मत होगी। ये सुन के एंसेस्टर शाओजॉन के चेहरे पे स्माइल आती है। वो अपने हाथों को वेव करके बोलते हैं, जब तक तुम क्लैन टैटू को एक्टिवेट कर देते हो, तुम्हें फिर से क्लैन टैटू के स्ट्रोक्स को फॉर्म करने के लिए इतनी दुखी को एग्जॉस्ट नहीं करना होगा। बस तुम्हें सोचने की जरूरत होगी और तुम क्लैन टैटू के स्ट्रेंथ को अनलीश कर पाओगे। जैसा ही कहावत है कि हर चीज की शुरुआत डिफिकल्ट होती है, क्लैन टैटू को एक्टिवेट करना ही सबसे डिफिकल्टी से भरा काम है। वो कहते हैं, ठीक है कंटिन्यू करो। पहली बार में 3 स्ट्रोक्स को ड्रॉ कर पाना ये पहले से ही काफी अच्छा रिजल्ट है। अपने दिल को काम करके अपनी दुखी को परफेक्टली कंट्रोल करो। सिर्फ तभी तुम परफेक्टली 9 स्ट्रोक्स को ड्रॉ कर पाओगे। एंसेस्टर शाओजॉन का लेक्चर सुन के जियान चुपचाप से नॉड करता है। उसकी हेल्पलेस सी नजरें जाती हैं जूनर के ऊपर, जो कि अपने होठों को ढक के हंस रही होती है। वो जियान को ऐसा एक्सप्रेशन के साथ देखती है जो कि कहता है कि मैं क्या ही कर सकती हूँ। फू साउंड के साथ जियान एक गहरी सांस को एक्सहेल करता है। वो तुरंत ही अपने शरीर को एडजस्ट करके अपने दिमाग को काम करने लगा था। फिर से क्लैन टैटू को फॉर्म करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज। इस क्लैन टैटू को फॉर्म करना इतना डिफिकल्ट होगा, जियान ने बिल्कुल ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओरिजिनली जियान को ऐसा लग रहा होता है कि ये चीज काफी इजी होने वाली है। अनएक्सपेक्टेडली इतनी ट्रबलसम है। ये छोटे छोटे क्लैन टैटू के स्ट्रोक्स दुखी कंट्रोल की बहुत ही हार्श रिक्वायरमेंट को डिमांड करते हैं। इस समय फाइनली जियान को समझ में आया था कि अगर गू क्लैन से कंपेयर किया जाए तो उसका शाओ क्लैन कितना ज्यादा ट्रेजिक है। क्योंकि अगर गू क्लैन के क्लैन टैटू की बात करी जाए तो उसे एल्डर्स बड़ी आसानी से विस्टो कर देते हैं। अच्छी बात है कि हेवली टूम के अंदर भी काफी टाइम बचा हुआ है। हालांकि प्रोसेस काफी स्लो है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब वो फाइनली सक्सेसफुल होगा। जियान की क्लैन टैटू को ड्रॉ करने की बेटर ट्रेनिंग में टाइम काफी जल्दी फ्लो होता रहता है। भले इस तरह की ट्रेनिंग काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो, लेकिन ये बोरिंग नहीं थी। कभी कभी जियान गुचिंगांग और बाकी लोगों को याद करता था जो कि टूम के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन शाओजॉन जो कि एकदम स्ट्रिक्ट टीचर बन चुके हैं, उनके सामने जियान बिल्कुल लेजी होने की हिम्मत नहीं करता। ऐसी डल सी ट्रेनिंग के दौरान एक ही फ्लैश में 6 महीने निकल जाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट होता है एक स्किनी से फिगर के ऊपर, जो कि एक एंशिएंट ऑरे से भरे हुए हॉल में बैठा हुआ होता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद होती हैं और उसकी बॉडी का और एकदम वास्ट और मैजेस्टिक अपीयर होता है। इस समय अगर हम उसकी आईब्रोज के बीच में देखें तो वहाँ पे कई अजीब सी पर्पल रेड लाइंस फॉर्म हो रही होती हैं। ऐसा लगता है किसी इनविजिबल पेन की कलाकारी है। इसे क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद मालूम पड़ता है कि 8 स्ट्रोक्स एकदम परफेक्ट लाइन जैसे अपीयर हो रहे हैं। इसके अपीयरेंस को देख के ऐसा लगता है कि एक क्लैन टैटू जो कि मिस्टीरियस एनर्जी को एमिट कर रहा होता है, वो धीरे धीरे अपनी शेप को ले रहा है। शाओजॉन जियान की आईब्रोज को ध्यान से देख रहे होते हैं, जहाँ पे क्लैन टैटू की 8 लाइंस फॉर्म हो चुकी हैं। वो चुपचाप से नॉड करते हैं। सिर्फ 6 महीने में क्लैन टैटू के 8 स्ट्रोक्स को फॉर्म कर पाना इससे उनके समय में भी टॉप माना जाएगा। और तो जैसे जियान ने ब्रेक थ्रू किया था, उसने तुरंत ही क्लैन टैटू को ड्रॉ करने की प्रोसेस शुरू कर दी थी। इस वजह से जियान की डिफिकल्टी और भी राइज हो जाती है। शाओजॉन ये सब सोच ही रहे होते हैं, तभी वो देखते हैं कि जियान की आईब्रोज के बीच में एक और पर्पल रेड लाइन अपीयर हो रही है। इस लाइन को देख के शाओजॉन तुरंत ही स्टन्ड हो जाते हैं। उनकी आंखों में तुरंत ही सरप्राइज फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं, एक्चुअली में फेलो मोमेंटम का यूज करके 9 स्ट्रोक को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है। जब शाओजॉन अपने दिल में सरप्राइज फील कर रहे होते हैं, जियान के आईब्रोज के बीच की वो नौवीं लाइन काफी स्टेबल तरीके से फॉर्म हो जाती है। ये बीच में कहीं भी पॉज नहीं होती। एट अ ग्लैंस ये किसी नेचुरल ब्यूटी की तरह लगती है। जैसे ही फाइनल लाइन कंप्लीट होती है, एंसेस्टर शाओजॉन हंस के बोलते हैं, ये लड़का एकदम सरप्राइजेस से भरा हुआ है। जब फाइनल स्ट्रोक लैंड हुआ था, जियान के फोरहेड पे हम एक मिस्टीरियस पर्पल रेड क्लैन टैटू को देख सकते हैं। जिस मोमेंट में क्लैन टैटू फॉर्म हुआ था, जियान की नसों में बहने वाला खून तुरंत ही तेज हो जाता है। उसके ब्लड वेसल्स और बॉडी में से एक अजीब सी बजिंग साउंड एमिट होती है। जियान की ब्लड वेसल्स की हमिंग साउंड को सुन के एंसेस्टर शाओजॉन के चेहरे पे एक जॉय फ्लैश होता है। वो हंस के बोलते हैं, सक्सेस। क्लैन टैटू के फॉर्म होने के बाद जियान के वो बंदा
आंखें तुरंत ही खुल जाती हैं। उसकी आंखों में एक पर्पल रेड लाइट फ्लैश होती है। कुछ ही समय के अंदर जियान इस पर्पल रेड लाइट से काफी यूज्ड टू हो जाता है। तुरंत ही वो क्लैन टैटू जो कि उसके आईब्रोज के बीच में होता है, हम उसे जियान की स्किन के अंदर डिसअपीयर होते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है ये सब उसके मन से हो रहा है। जियान लंबी साई करके बोलता है तो फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। हालांकि उसके आईब्रोज के बीच का क्लैन टैटू डिसअपीयर हो चुका था, लेकिन वो अपनी आईब्रोज के बीच में एक मिस्टीरियस एनर्जी लाइट को सेंस कर पाता है। अपने शाओक्लैन के टैटू को पोजेस करने के बाद अब उसे फ्यूचर में स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होगी। उसके एक ही विचार के साथ ये क्लैन टैटू उसकी सबसे परफेक्ट सीक्रेट टेक्निक बन जाएगी। जियान की बॉडी ट्रेम्बल होती है, हम उसे खड़े होते हुए देखते हैं। उसे अपनी हड्डियों में से क्लियर साउंड सुनाई देता है, जिसकी वजह से जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। इस 6 महीने की ट्रेनिंग की वजह से सिर्फ जियान अपने शाओक्लैन के क्लैन टैटू को सक्सेसफुली फॉर्म ही नहीं कर पाया, बल्कि उसका अपनी दुखी के ऊपर कंट्रोल एकदम पीक तक पहुंच चुका है। अभी का जियान सच में पीक इट्सा दोजुन की स्ट्रेंथ को एकदम डेंजरस लेवल पे कंट्रोल कर सकता है। वो कहता है अगर समय को देखा जाए तो फिर 3 साल भी खत्म होने को आए होंगे। वो अपने सर को ऊपर उठा के उस बड़े से बदलाव को सेंस करता है जो कि 3 साल पहले हेवली टूम में एंटर करने वाले जियान और अभी के जियान के बीच में है। वो एंशिएंट हॉल के आउटसाइड की तरफ देखता है, शायद अब वापस लौटने का समय आ गया है। जूनर जो कि जियान के साइड में बैठी हुई होती है, वो जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के समझ जाती है कि वो क्या सोच रहा है। वो स्माइल के साथ एक्सप्लेन करती हुई बोलती है हमारे हेवली टूम के अंदर के 3 साल के टाइम को खत्म होने में अभी भी 5 दिन रह गए हैं। इस समय के बाद ही हमारी हेवली टूम वाली ट्रिप खत्म होगी। ये सुन के जियान बस साई कर सकता था। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पलक झपकते ही 3 साल निकल जाएंगे। हालांकि बाहरी दुनिया में बस 6 महीने पास हुए होंगे, लेकिन हेवली टूम के अंदर के 3 सालों में सभी ने काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी है। भले ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा बिटर और डल रही हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसके रिजल्ट्स काफी शानदार हैं। हेवली टूम में एंटर करने के बाद जियान ने जस्ट 6 स्टार दोजुन में ब्रेक थ्रू ही किया था, लेकिन इस समय वो 8 स्टार दोजुन के पीक पे पहुंच चुका है। और अगर इसमें उसकी कई टेक्निक्स और क्लैन टैटू को ऐड कर दिया जाए तो उसे एक 9 स्टार दोजुन से फाइट करने में परेशानी नहीं होने वाली। इन 3 सालों में जियान की एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ये सुन के साइड में बैठे एंसेस्टर शाओजान भी हंसने लगते हैं। वो कहते हैं हाँ जाने का समय आ गया। सच में टाइम बहुत जल्दी आता है। उनकी आवाज में एक हल्की सी सैडनेस को फील किया जा सकता था। भले वो इस हेवली टूम के अंदर एक दूसरी फॉर्म में जी पा रहे हो, लेकिन यहाँ की जिंदगी एकदम अकेलेपन से भरी हुई है। ऐसा लगता है वो किसी क्रिमिनल की तरह यहाँ पे प्रिजन में बंद है। जियान कुछ समय तक साइलेंट रहता है, फिर वो एक डीप आवाज में कहता है एंसेस्टर, क्या फ्यूचर में भी आप इस तरीके से एग्जिस्ट करते रहोगे? शाओजान सॉफ्टली साय करते हैं। वो नोट करके बोलते हैं दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सर्वाइव करने की प्राइस है। हम हेवली टूम से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे हम अपने कदमों को बाहर रखेंगे इस दुनिया से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। इस वजह से हेवली टूम के अंदर की जिंदगी चाहे कितनी भी लोनलीनेस से भरी हुई हो, लेकिन हमारे पास सर्वाइव करने का बस यही रास्ता है। एंसेस्टर शाओजान के ऐसे अकेलेपन से भरे शब्दों को सुन के जियान का दिल बहुत ही टेरेबल फील करता है। जूनर और जियान को इस हेवली टूम में एंटर करे हुए बस 3 साल हुए हैं, लेकिन वो इतने समय को भी इंड्योर नहीं कर पा रहे। वहीं पर अगर एंसेस्टर शाओजान की बात कर रही है तो फिर उन्हें यहाँ पे फंसे हुए हजारों साल हो चुके हैं। जियान स्लो आवाज में पूछता है एंसेस्टर, क्या आप किसी और तरीके से रिवाइव नहीं हो सकते? शाओजान स्माइल करते हैं। उनका कैरेक्टर काफी ओपन माइंडेड होता है। वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि तुम एक एल्केमिस्ट हो। भले कोई इंसान मौत की कगार पे पहुंच चुका हो, फिर भी कुछ स्पेशल पिल्स की हेल्प से वो वापस से ठीक हो सकता है। लेकिन मैं वो सोल हूँ जिसकी कई साल पहले मौत हो चुकी है और ये सोल इनकम्प्लीट है। वो जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं लिटिल फेलो, अगर तुम सच में काफी टेरेबल फील कर रहे हो तो तुम्हें भविष्य में 2डी क्लास में ब्रेक थ्रू करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अगर तुम उस लेवल तक पहुंच पाते हो तो हो सकता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सको, लेकिन इस समय तुम्हारे लिए सब सोचना एकदम पॉइंटलेस है। शाओजान एक गहरी सांस को भरते हैं। वो अपने दिल के चर्निंग इमोशंस को शांत करके बोलते हैं मैं इतने सालों तक यहाँ पे रह के इस लोनलीनेस को इसलिए एंड्योर नहीं कर रहा हूँ जिससे मैं एक दिन रिवाइव हो सकूं। बस मेरी इतनी उम्मीद थी कि मैं शाओक्लैन की ब्लड लाइन को किसी को पास कर सकूं। मैं नहीं चाहता कि शाओक्लैन की ब्लड लाइन की स्ट्रेंथ इस हेवली टूम में मेरे साथ यहीं पे दफन हो जाए। जियान भी काफी इमोशनल हो जाता है। वो भी समझता था कि शाओजान जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है। अगर शाओजान के पास कोई ऐसा मेथड होता भी जिससे वो फ्री हो सके, फिर भी अभी के जियान के पास वो एबिलिटीज नहीं है। जियान होर्स आवाज में कहता है एंसेस्टर, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं फिर से हेवली टूम में वापस जरूर लौटूंगा, लेकिन जब मैं दोबारा वापस लौट रहा हूँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तब मैं ऑलरेडी दोशेंग में ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। हालांकि दोशेंग क्लास में ब्रेक थ्रू करना काफी डिफिकल्ट होता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए जियान अपना बेस्ट देगा। जियान के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के शाओजान के चेहरे पे एक जेंटल स्माइल आती है। वो अचानक से अपने हाथ से एक इशारा करते हैं। जियान की स्टोरी रिंग ट्रेम्बल होती है। एक पाम के साइज का लाइट क्रिस्टल शाओजान के सामने आके सस्पेंड हो गया था। इस फ्लोट करके आई चीज को दोबारा देख के जियान स्टार्टल्ड हो जाता है। वो लाइट क्रिस्टल के अंदर एक फिस्ट के साइज के जेट पीस को देख सकता था। अब इस समय इसके अंदर से एक मिस्टीरियस और एमिट हो रहा होता है। शाओजान स्माइल करके जियान को बताते हैं ये एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स की इंसेक्ट क्वीन है। और तो और अगर हम इस इंसेक्ट क्वीन की स्ट्रेंथ की बात करें तो फिर इंसानों के हिसाब से ऑलरेडी बेंशिंग लेवल पे पहुंच चुकी है। बस बात ऐसी है कि ये अभी हाइबरनेशन में, वरना तुम्हारे लिए उस एनर्जी बॉल को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता। बेंशिंग क्लास की इंसेक्ट क्वीन। इन शब्दों को सुन के जियान
जियान की फेस मसल्स ट्विच करने लगती हैं। उसका हाथ तुरंत ही नम पड़ जाता है। सच में वो अपने हाथ में एक बॉम्ब को लेकर घूम रहा होता है। अगर उसे पता होता है कि चीज इतनी टेरिफाइंग है तो फिर भले उसे चाहे कितनी भी क्यूरियोसिटी होती वैसे बिल्कुल ग्रैब नहीं करता। जुन्नर की क्यूरियस आंखें भी जेड पीस को देखती हैं। वो हंस के बोलती तभी मैं कहूँ हमारे क्रिस्टल टनल से बाहर आने के बाद वो एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स इतने क्रेजी क्यों हो गए। लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि बिग ब्रदर जियान ने इस इंसेक्ट क्वीन को स्नैच कर लिया। शाओजन बताते हैं कि अगर तुम बाहर जाते हो और ये चीज जाग जाती है तो ये इंसेक्ट क्वीन चुपचाप से तुम्हारी बॉडी में एंटर करके तुम्हारी पूरी दुखी को डिवोर कर लेगी। जब तक कोई एलीट दोशंग इंटरवीन नहीं करता इसे तुम्हारी बॉडी के अंदर ढूंढना इम्पॉसिबल है। ये सुन के जियान के माथे पे तुरंत ही पसीना आ जाता है। वो ऐसी चीजों को पहले एक्सपीरियंस कर चुका है। हालांकि अभी का जियान पहले की तरह कमजोर नहीं है फिर भी वो ऐसी चीजों को टच नहीं करना चाहता। अब जब जियान की नजरें इस चीज के ऊपर जाती हैं उसके अंदर एक डर भर चुका होता है। जियान कहता है एंसेस्टर अच्छी बात है कि आपकी आईसाइट इतनी शार्प है वरना ये डैम इंसेक्ट क्वीन मुझे हार्म कर देती। शाओजन स्माइल करते हैं। वो कहते हैं हाँ ये इंसेक्ट क्वीन सच में ट्रबलसम है लेकिन एंशिएंट इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। जियान की अनसर्टन आंखों को देख के वो एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं एंशिएंट इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ ये एक स्पेशल तरीके की डिफेंसिव दो स्किल है। रिफाइनमेंट के बाद एक आर्मर शेप को ले सकती है जो कि बॉडी को कवर कर लेता है। एंशिएंट टाइम में चीज बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से अगर इस इंसेक्ट क्वीन का यूज करके इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ को रिफाइन किया जाता है तो फिर ये एक एलीट डिमेंशन के अटैक को भी रोक पाएगा। जब जियान को मालूम पड़ता है कि इस चीज की स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक है कि इसे एक एलीट डिमेंशन भी हार्म नहीं कर सकता उसकी आंखें तुरंत ही ब्राइट हो जाती हैं। उसकी बॉडी ऑलरेडी एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स आर्मर को पोजेस करती है। अगर उसके ऊपर से इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर अगर जियान का सामना किसी दोशंग से भी होता है तब भी वो एटलीस्ट अपनी जान को तो बचा ही पाएगा। शाओजन स्माइल करके बोलते हैं तुम बिल्कुल चिंता मत करो इस चीज की रिफाइनमेंट तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जब तुम हेवली टूम से जाने वाले होगे मैं तुम्हें एंशिएंट इंसेक्ट एम्पर क्लॉथ को दे दूंगा। अब क्योंकि कुछ समय बचा हुआ है तो आई थिंक तुम्हें समय का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। जियान स्टार्टर्ड आवाज में कहता है क्या चीज। शाओजन एक हल्की स्माइल के साथ बोलते हैं ऑफ कोर्स उन दोनों हन क्लैन के मेंबर्स को फिनिश करना। इतने बड़े लॉस को सफर करने के बाद हम उस पूरे मैटर के बारे में बोल नहीं सकते राइट। शाओ क्लैन के लोग इतने दयावान नहीं होते। अपने एंसेस्टर की बात को सुन के जियान की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहते हैं हन्या और हनली। हाँ वो कहता है मैं आखिर उन दोनों के बारे में कैसे भूल सकता हूँ। बस बात ऐसी है कि मुझे अभी नहीं पता कि वो दोनों हेवली टूम के किस हिस्से में जाके छिपे हैं। जियान की अभी की स्ट्रेंथ ऑलरेडी खतरनाक लेवल पे पहुंच चुकी है। अगर अब हन्या और हनली उसके सामने आते हैं तो फिर बिना स्काई डीमन पपेट का यूज करे हुए जियान उन दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस हेवली टूम के अंदर बहुत ही कम लोग जिंदा हैं और ये जगह एकदम खतरों से भरी हुई है। अगर उन दोनों की जगह पे जान चली भी जाती है तब भी इस मैटर के बारे में किसको भी पता चलने वाला है। सच में मर्डर की बेस्ट लोकेशन है। जियान की बात को सुन के एंसेस्टर शाओजन के चेहरे पे वुल्फिश स्माइल आ जाती है। वो कहते हैं जब तक वो दोनों इस हेवली टूम के अंदर है वो मेरी सेंसेस से बच नहीं सकते। ये कहने के बाद हम शाओजन को अपने हाथों को वेव करते हुए देखते हैं। तुरंत ही सामने का स्पेस फ्लक्चुएट होता है। स्लोली एक क्रैक लाइन फॉर्म हुई थी। सामने क्रिएट हुए स्पेशल पोर्टल को देख के जियान के चेहरे पे एक डेंस स्माइल आती है। वो बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगता है। जियान को स्पेशल क्रैक में एंटर करते हुए देख जुन्नर भी पीछे से फॉलो करती है। दोनों को स्पेशल क्रैक में वेनिश होते हुए देख शाओजन के चेहरे पे एक स्माइल आती है। इससे पहले हेवली टूम क्लोज हो जियान की लास्ट ट्रेनिंग मानी जा सकती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ऐसी जगह को जिसे एनर्जी फॉग ने कवर करके रखा होता है। हम ओकेजनली कुछ एनर्जी बॉडीज को भटकते हुए देखते हैं लेकिन वो एक्सट्रीमली साइलेंट थी जिसकी वजह से वो एकदम घोस्ट की तरह लगती हैं। हम देखते हैं फिगर को जिसने सिल्वरी आर्मर को पहन के रखा था। अभी वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है। इसकी बॉडी से पावरफुल एनर्जी फैल रही होती है। क्लियरली ये फिगर एक एनर्जी बॉडी है जो कि 9 स्टार लेवल पे पहुंच चुकी है। इस समय इस एनर्जी बॉडीज की आंखें काफी कॉशियस तरीके से चारों तरफ देख रही होती हैं। हालांकि यहाँ पे और कोई प्रेजेंट नहीं था लेकिन उसके कई सालों के एक्सपीरियंस की वजह से उसकी इंस्टिंक्ट डेंजर चीख रही होती है। जब काफी समय तक फोकस करने के बाद उसे कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता वो अपने सिर को हिला के दोबारा से रिलैक्स होने लगता है। लेकिन ये जस्ट एनर्जी बॉडी रिलैक्स ही होती है। इसके चारों तरफ का स्पेस फ्रीज हो जाता है। हम देखते हैं दो डार्क ब्लैक चेन्स को जो कि लाइटिंग स्पीड के साथ स्पेस को पेनिट्रेट करती हैं। अगले मोमेंट में एक विस्लिंग साउंड के साथ दोनों डार्क ब्लैक चेन्स ने इस एनर्जी बॉडी को पेनिट्रेट कर दिया था। तुरंत ही एक फ्लैश होती है। उस एनर्जी बॉडी के बीच एक फिगर अपीयर होता है जिसने अपने हाथों में उस 9 स्टार कोर को पकड़ लिया था। वो ब्लैक फिगर इस एनर्जी कोर को रैंडमली अपनी स्टोरिंग में रख लेता है। जब इसने अपने सिर को उठाया था हमें दिखाई देता है वो पेल चेहरा। नॉट वेरी सरप्राइजिंग ये वही हन्या होता है। वो कहता है एनर्जी बॉडीज बहुत ही अच्छी एनर्जी का सोर्स है लेकिन इनके पास बिल्कुल भी फाइटिंग स्ट्रेंथ नहीं है। उसके मुंह से आवाज बाहर आई थी। तुरंत एक और फिगर अपीयर होता है। हम इसके चेहरे पे कई डरावने से स्कार्स को देख सकते हैं। ऑफ कोर्स ये था हनली। हनली कहता है हेवली टूम के डीपेस्ट पार्ट्स में और भी पावरफुल एनर्जी बॉडीज प्रेजेंट होंगी लेकिन वो फेलो कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग है। उससे दूर रहना ही अच्छा होगा। हन्या की आंखें शेडी थी। वो कहता है हम्प अनएक्सपेक्टेड बात है कि हेवली टूम के अंदर भी शाओ क्लैन का मेंबर एग्जिस्ट करता है। उस बेस्टर जियान का लक कुछ ज्यादा ही अच्छा है। वो डेंस आवाज में कंटिन्यू करते हुए बोलता है ये टूम काफी जल्दी क्लोज होने वाली है। जैसे हम बाहर जाते हैं हमें
तुरंत ही स्पेशल जेट टोकन का यूज करना होगा, क्योंकि जैसे न्यूज फैलती है गूगलन हमें बख्शने नहीं वाला। और जहाँ तक बात रही जियान की हम्प, जैसे मुझे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं क्लैन के कुछ लोगों को साथ लेके उसकी फॉलिंग स्टार पवेलियन को पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा। हनली स्लोली नॉड करता है, उसकी दोनों आंखें भी किलिंग इंटेंट से भरी हुई होती हैं। हैवली टूम में एंटर करने के बाद जियान लगातार उनकी कुटाई करता आ रहा है। आखिर इन दोनों जैसे लोग जो कि हमेशा से अपने ऊपर इतना प्राउड फील करते आ रहे हैं, वैसे ह्यूमिलेशन को इंड्योर कैसे कर सकते थे। जैसे हनली नॉड करता है, अचानक से एक मिस्टीरियस स्पेशल रिपल अपीयर होती है। खाली स्पेस में से दो फिगर्स बाहर आते हैं। हनली और हनिया के कानों में एक हंसी की आवाज गई थी। जियान कहते हैं नेक्स्ट टाइम का वेट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्यों ना चीजों को अभी रिजॉल्व कर लिया जाए। क्यों तुम दोनों, मैं सही कह रहा हूँ ना। अभी जुनर और जियान दोनों के चेहरों पे स्माइल्स होती है, वहीं पे हनिया और हनली एकदम ग्लूमी हो चुके थे। खैर वो चाहे कैसा भी फील कर रहे हो, लेकिन उन्हें मौत से कोई बचा नहीं सकता। ऑफ कोर्स ये दोनों कितना स्ट्रगल करने वाले हैं ये हम जान रहे होंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हैवली टूम वाला आर्क भी खत्म हो जाएगा, बट डू नॉट वरी, अब फाइटिंग का लेवल और भी ऊपर जाने वाला है, जहाँ पे आपको दी फाइट पे फाइट देखने को मिलेगी। और अगर आप उन एपिसोड्स को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहते तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ऑन जरूर कर लेना, जिससे जैसे यहाँ पे वीडियो रिलीज होता है वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 11,500 लाइक्स का। आई नो माइलस्टोन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम भी बड़े बड़े काम करते हैं। अगर शाम तक ये लाइक टारगेट फिनिश हो जाता है तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही देखने को मिल जाएगा। ऑफ कोर्स अगर आपको लाइक टारगेट वगैरह की परवाह नहीं करनी तो आप बिल्कुल हमारी हेलगार्डन की मेंबरशिप को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से जैसे मैं शाम को वीडियो प्रिपेयर करूंगा वो सभी मेंबर्स के लिए अर्ली एक्सेस के रूप में अवेलेबल हो जाएगा। इस फीचर का यूज करने से आप एपिसोड को रिलीज टाइम से पहले ही देख पाओगे। तुम्हारे भाई ने प्लान्स एकदम खतरनाक अफोर्डेबल रखे हैं, जैसे किसी को भी ज्वाइन करने में परेशानी ना हो। ऑफ कोर्स आप हायर रैंक की मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इससे मेरी तो हेल्प होगी, साथ में आप भी अलग अलग फीचर्स का फायदा उठा पाओगे। ये ज्वाइन करने का बटन आपको सब्सक्राइब की साइड में मिल जाएगा, एक बार चेकआउट जरूर करना। चलो इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज करते हैं। यहाँ तक हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने पिछले वीडियो को मिस कर दिया था तो उसे लेफ्ट में क्लिक करके आप देख सकते हो। जैसे नेक्स्ट एपिसोड अवेलेबल होता है उसे मैं सीधी तरफ चिपका दूंगा। चलो फिर वेट क्या कर रहे हो, फटाफट से क्लिक करो। हम मिलते हैं वीडियो के इस पार। अंटिल देन टाटा बाय बाय।